थे कि पांचों राज्य हम जीतने जा रहे हैं। एक बार उसको सुन लेते हैं फिर से, और फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी के इन बातों को जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके मायने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि उधर भोपाल में जो कुछ हो रहा है, हंसी ठिठोली ही सही लेकिन बहुत सीरियस बातें वहां पर दूसरे ढंग से, कि वहां एक कॉन्फिडेंस आ गया है और वही कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में भी है। जब आपका नेता, जो टॉप पर बैठा हुआ नेता, कॉन्फिडेंस के साथ कहे कि हम तमाम राज्यों में जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे ये मैसेज चला जाता है, ये पैगाम चला जाता है कि गो अहेड। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। If you look at the states where we are fighting elections, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and Mizoram, we're going to win in every single state. So it's not. I'm actually surprised. It's not challenging, because when I go to Madhya Pradesh, I see a huge upsurge against the BJP. When I go to Chhattisgarh, I see huge support for our government's work there. The same in Rajasthan. So the people who are going to be having to hold on to their position is the BJP and not us. And I think if you look carefully at the opinion polls, you will find support for what I'm saying. सुन रहे थे आप दीपक पाचपोर जी। सीधा आपके पास आना चाहता हूं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे राज क्या है? निश्चित रूप से जिस हिसाब से राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। और शायद खुद कांग्रेस वालों ने इतना इसकी कल्पना नहीं की होगी। खासकर देखिए, जब हम लोगों ने इस पांचों राज्यों के चुनाव के बारे में जब चर्चा शुरू की थी, तो हमारा सबसे ज्यादा जो समय जाता था वो जाता था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन कब धीरे से तेलंगाना इस चर्चा में शामिल हो गया वो हमें पता नहीं चला। और अब देखिए कि मिजोरम के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, जबकि पूरे देश में जितने भी शायद पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो सबसे कम समय अपना जो दे रहे थे वो मिजोरम के बारे में दे रहे थे। लेकिन मिजोरम में बहुत ही चमत्कारिक किस्म का ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं विमर्श का, उसका सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की घटना ने सारे के सारे सातों जो उत्तर पूर्व के राज्य है इनको चौकन्ना कर दिया है। अब सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा, जिसके बारे में राहुल गांधी चेता रहे हैं उन लोगों को, कि वो इन लोगों के मार्फत वहां की जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है मिजोरम की प्रमुख, जो उसके जरिए जो है आरएसएस अपनी विचारधारा को प्रवेश करा रहा है। राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये लोगों को सावधान करने के लिए काफी होना चाहिए। इसी का असर मुझे ऐसा लगता है कि मिजोरम में जो है वो दिखाई दे रहा है। और मिजोरम का असर जो है सातों के सातों राज्यों में धीरे धीरे निश्चित रूप से पेनिट्रेट होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2024 के इलेक्शन में तो चलेगा। ये ठीक है कि वहां पे सीटें इतनी कम है कि लोग उस पूरे के पूरे ब्लॉक को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को उतने ज्यादा उससे नहीं लेते, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ही, वो निश्चित रूप से भारत का एक अंग है। और वहां पर इस समय बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन वाली सरकारें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर की घटना के बाद और अब मिजोरम के जो चुनावी नतीजे आएंगे उससे वहां पर परिस्थितियां बदलेगी। वहां पर नॉर्मली एक ऐसा होता है कि केंद्र के साथ वो जाना पसंद करते हैं वहां के जो राज्य हैं, क्योंकि वहां विकास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। लेकिन जब वो ये भी देख रहे हैं कि 2024 में खुद जो है भारतीय जनता पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे लगता है कि अब लोगों का वो झुकाव भी जो है कांग्रेस की ओर होता जा रहा है। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, जिसमें अमित शाह जी जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो बात कही कि IIT, IIM, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 में 2 भारत बने थे। एक तो वो भारत है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का कहना है कि ये स्वतंत्र नहीं हुआ है, ये 99 साल की लीज पर गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो IIT और IIM जो शाह साहब बता रहे हैं वो उस भारत की बात है। जो भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, तो नेहरू जी ने बनाया, ये हम जानते हैं। तो अब वो ठीक है, उनका अपना नक्शा है, उनका अपना भूगोल है, उनका अपना एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 और बड़े महत्वपूर्ण बातें की। हुआ यह है कि IIT और IIM के चक्कर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है शाह साहब के जो बयान है छत्तीसगढ़ में वो छूट गए हैं। उन्होंने जो दूसरा आरोप लगाया कि यहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस की, उसने पूरे समय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। और बाकायदे उन्होंने स्पेसिफाई किया कि भूपेश बघेल ने और कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया है। अब देखिए, सबसे ज्यादा छापे इतने छोटे से राज्य में पड़े हैं
ईडी के और आईटी के, आयकर के, तो छत्तीसगढ़ में है। ऐसा एक बार उन्होंने बताया था कि लगभग 200 छापे जो है वो पिछले कुछ समय में यहाँ पे मारे जा चुके हैं। अगर 5 साल से एक सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है और आपने 200 छापे मार लिए, तो आपने पकड़े कितने? 5-7 ही लोगों को पकड़ पाए। तो लगता है कि आपकी एजेंसी जो है वो फेल हो रही है। तीसरा महत्वपूर्ण लेकिन जो बहुत गंभीर मामला जो है, उन्होंने ये कहा, यहां पर देखिए कुछ समय पहले एक घटना हुई थी बेमेतरा जिले में, एक साजा नाम का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बच्चे साइकिल चला रहे थे, कुछ दोनों के बीच कुछ टकराव हुआ और 2 समुदाय जो है आपस में भिड़ गए और एक भुवनेश्वर साहू नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई। इस मामले को शाह साहब ने, आज जो है गृह मंत्री हैं जिनका काम है देश में सांप्रदायिक तनाव को कम करना, अपराधों को कम करना, उन्होंने उसकी याद दिलाई और कहा कि यहां पर जो है इस तरीके से लिंचिंग करके एक छत्तीसगढ़ के एक बेटे ईश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब साजा जो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भुवनेश्वर साहू के पिताजी ईश्वर साहू को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर खड़ा किया है। और किसके खिलाफ? रविंद्र चौबे, एक मंत्री हैं, आप अच्छे से जानते हैं, रविंद्र चौबे जो एक अच्छे कद्दावर नेता है, बड़े सुसंस्कृत और बड़े सभ्य किस्म के, सौम्य किस्म के, उनके खिलाफ। अब बताइए कि सांप्रदायिक बातों को कौन भड़का रहा है? निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल की है कांग्रेस ने। इसकी शिकायत जो है आचार संहिता के उल्लंघन के नाम से इनके खिलाफ निर्वाचन आयोग के सामने इन्होंने इसकी शिकायत की है कांग्रेस ने। तो ऐसा लगता है कि ये सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए ही क्या छत्तीसगढ़ आए थे या क्या है? जो बातें हो चुकी हैं, आपका काम है कि उस आग पर पानी डालना, ये नहीं कि आप चुनाव के बहाने जो है उन चीजों को ये करें। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसके सामने शायद, जैसा हम कहते हैं कि मुद्दों का बड़ा अभाव है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो शायद उस मुद्दे को उभारने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है राजू जी, आज जो हम बात कर रहे हैं शाह साहब के बयान की, उसमें सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल सही बात है, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए। लेकिन उसी लड़के की जिसकी मौत हुई थी, उसके पिताजी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। एक झोपड़ी नुमा घर में वो रहते हैं, लेकिन कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको सांप्रदायिक रूप से कैसे चुनावी राजनीति में भुनाने की कोशिश है, ये आप यहाँ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे भी समझूं, राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं इस पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में आते हैं तो आगे और चर्चा हम करेंगे और तेलंगाना भी चलेंगे, वहाँ कल से क्या कुछ होने वाला है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी। जी जी, मैं एक मुद्दे की बात एक कहना भूल गया कि हमारे जो शाह साहब ने एक मुद्दा यहाँ पर नहीं उठाया, वो है वंश परंपरा का, जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दिलीप सिंह जूदेव साहब जो थे, हमारे पुराने यहाँ के मंत्री थे, जिन्होंने आदिवासी इलाकों में घर वापसी का कार्यक्रम किया था, उनके परिवार के 2 लोग